हेलो एवरीवन। दोस्तों, थैंक्स फॉर द वंडरफुल रिस्पांस। दोस्तों, फाड़ू चैट बुक और परम क्वेश्चन बैंक ये एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। इसके मल्टीपल रिवीजन आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं। दोस्तों, हमने पूरी फाड़ू चैट बुक 11 घंटे में रिवाइज की हुई है। बड़ा प्यारा वीडियो है, लेकिन वो काफ़ी फास्ट है। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनके लिए केक वॉक है, उनको बहुत मज़ा आता है। जिन्होंने रेगुलर बैच या जिन्होंने एग्जाम ओरिएंटेड या बूस्टर बैच की है, उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है वो। ठीक है, लेकिन काफ़ी बच्चों को वो नहीं जम पाता क्योंकि वो फास्ट होता है। इसी को ध्यान में रख के हमने और एक सीरीज़ लाई है बेटा। ये सीरीज़ में हम लोगों ने स्पीड स्लो कर दिया है और हल्का-सा एक्सप्लेनेशन बढ़ा दिया है। तो उससे थोड़ा-सा बेहतर है। आप इसको 1 आध 2 बार कर सकते हैं और फिर आप 11 घंटे वाली वीडियो के ऊपर आप जाइए, ठीक है? लेकिन अगर आप पूरा बैकग्राउंड के साथ में अच्छा डिस्कशन चाहते हैं, तो अभी भी मैं बोलूँगा कि आप रेगुलर या एग्ज़ाम ओरिएंटेड या बूस्टर एक बार कर सकते हैं और फिर ये रिवीजन रिसोर्सेज़ आप यूज़ करते रहिए। मैं ये पूरे वीडियो में फाड़ू चैट बुक से पढ़ा रहा हूँ बेटा। उसको आप यू कैन टेक इट फॉर अभी तो 199 में अवेलेबल है, एनरोल कर सकते हैं। आपको कुछ ही दिनों में आपके घर पे मिल जाएगी, ठीक है? एन्जॉय करिए और आपको कैसा लगा ज़रूर प्लीज़ आपके प्यारे कमेंट्स डालिए। आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और सबको बताइए सीरीज़ के बारे में ताकि सब इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 20% और मोर ऑफ इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी ऐसा कुछ हो, तो सेबी के आईसीडीआर इश्यू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रेगुलेशंस बोलते हैं कि इसका इफ़ेक्ट लोगों को समझाना पड़ेगा। अब कैसे समझाएँगे इसका इफ़ेक्ट लोगों को? देखिए, अगर मैं 10th ऑफ अप्रैल की बैलेंस शीट बना लूँगा, तो मुझे 10th ऑफ अप्रैल में कंबाइंड बैलेंस शीट मिल जाएगी फ्लिपकार्ट और मिंत्रा की। लेकिन ये 10 दिन का जो पी&एल रहेगा, अगर मैं बना भी लूँ, एज़ ऑन 10th ऑफ अप्रैल में बैलेंस शीट बना लूँ, तो कंबाइंड बैलेंस शीट तो मिल जाएगी। लेकिन जो आपका पी&एल है, उसमें 10 दिन तो सिर्फ फ्लिपकार्ट ही था। कंबाइंड पी&एल नहीं बन पाएगा। तो सेबी ने बोला 10th अप्रैल की चीजों को बनाकर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन था कि अगले एक साल के फोरकास्टेड बैलेंस शीट पी&एल बनाओ। तो बोले नहीं, वो भी बनाना बहुत मुश्किल होता है, अजम्पशंस बहुत मुश्किल हो सकते हैं, स्पेकुलेशन हो सकते हैं, क्या फ्यूचर में ऐसा हो नहीं हो किसको मालूम। तो सेबी ने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हम 3400 में पढ़ते हैं, वो ऑप्शन भी कट कर दिया। फिर सेबी ने दिमाग लगाया, लेट्स डू वन थिंग। एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन लेते हैं कि ये जो इवेंट हुआ है 10 अप्रैल का, ये जो इवेंट हुआ, जो भी मटेरियल इवेंट हुआ है, वो हम अज्यूम कर लेंगे, हाइपोथेटिकल अजम्पशन ले लेंगे कि 1 ऑफ अप्रैल 2024 को हुआ है। ऐसा हम हाइपोथेटिकल अजम्पशन, हाइपोथेटिकल मतलब विच इज नॉट ट्रू, जो सच नहीं है, ऐसा कर लेंगे। और फाइनेंशियल ईयर 24-25 के कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। मतलब पहले फ्लिपकार्ट के फाइनेंशियल, पहला कॉलम रहेगा फ्लिपकार्ट का डेटा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, दूसरा रहेगा मिंत्रा का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। फिर हम ऐसा मान ले रहे हैं कि ये जो हुआ है इवेंट ट्रांजैक्शन, वो साल की शुरुआत में हुआ है। अब दोनों के आपके दोनों के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अलग हो सकते हैं, तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मिंत्रा को फ्लिपकार्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, मिंत्रा एएस पे चलता था, उसको इंडेस पे ले जाना पड़ेगा। अकाउंटिंग पॉलिसी अलग-अलग हो सकती है, तो वापस मिंत्रा को एडजस्ट करना पड़ेगा, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, तो गैप एडजस्टमेंट्स आते हैं। गैप एडजस्टमेंट, इसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, एफआरएफ एडजस्टमेंट्स। फिर मिंत्रा को खरीदा, जब भी ऐसा होता है तो गुडविल कैपिटल रिजर्व आता है, उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। जब दोनों एंटिटी एक हो जाएंगे तो इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस को नलीफाई करना पड़ेगा, इंटरकंपनी बैलेंसेस को नलीफाई करना पड़ेगा। तो एक्विजिशन की वजह से, सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन की वजह से, जो एक्विजिशन की वजह से एडजस्टमेंट आएंगे। फिर ये ट्रांजैक्शन के लिए आपने लोन लिया होगा, इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंशियल इशू किए होंगे, उसका भी इफेक्ट बताना पड़ेगा। साल भर का अगर लोन लिया, साल भर का इंटरेस्ट बताना पड़ेगा, लोन प्लस इंटरेस्ट बताना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड बताना पड़ेगा, एंड सो ऑन, शेयर्स बताने पड़ेंगे।
तो आप ये जो हाइपोथेटिकल अजम्पशन लोगे तो उससे ये एडजस्टमेंट ट्रिगर होंगे। अब जो कंबाइंड बनेगा उसको हम बोलते हैं प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों बोलते हैं प्रोफार्मा? प्रोफार्मा इनवॉइस आपने बचपन से सुना है। ये कोई रियल इनवॉइस नहीं होता, बस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, कुछ एक्टिविटी के लिए इनवॉइस जैसा होता है, वैसे ही ये कंबाइन करके एक हाइपोथेटिकल कि अगर ये दोनों एक साथ काम करते एक साल के लिए तो पिछला साल कैसा दिखता, एक हाइपोथेटिकल बैलेंस शीट पीएनएल बन जाएगा। उसको बोलते हैं प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज नॉट रियल ऑथेंटिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज ओनली अ इलस्ट्रेशन फॉर एनालिसिस पर्पस। तो बहुत सिंपल है, आप पूरी कहानी करके बताइए, पूरी कहानी। जब आपको डेफिनेशन है कि बहुत सी बार कंपनी आईपीओ लाने के बारे में सोचती है, दे थिंक अबाउट ब्रिंगिंग द आईपीओ आफ्टर ईयर एंड एंड बिटवीन आईपीओ डेट सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन में टेक प्लेस। ठीक है, ऐसा हो सकता है। इन सच केस सेबी सेज दैट we have to take hypothetical assumption that this very event happened on the start of the year and prepare combined financial statement for the past year, and that is called as pro forma financial statement. आप पूरा इसके एक पूरे ऐसे आप पूरा एग्जांपल देके डेफिनेट देके एक्सप्लेन करिए प्रो फार्मा क्या होता है। अब ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए 3420 बना है। बस ये स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बना है कि जब लॉ रूल्स रेगुलेशन में प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बारे में बोला है और उसको बनाकर प्रोस्पेक्टस में डालने के बारे में बोला है, तब उसको एग्जामिन कैसे करना 3420 बोला है। अपना सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, अपना ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल अश्योरेंस से हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से ओपिनियन देना वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर अप्लीकेबल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फॉर्मेट। प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स और फॉर्मेट आते हैं वो आईसीडीआर रेगुलेशन, सेबी के इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन और आईसीआई का गाइड टू प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां से आते हैं। तो उसके हिसाब से बराबर हमको एक सिंपल ओपिनियन बनाना है एंड आफ्टर मेकिंग ओपिनियन वी हैव टू मेक अ रिपोर्ट एंड प्रेजेंट ओपिनियन देयर। सिंपल, ये आपका इंट्रोडक्शन है बेटा। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट या फिर व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी? फ्लिपकार्ट का जो मैनेजमेंट है, एक्वायरिंग कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? पहले आइडेंटिफाई द सोर्स। आप वो बेटा ये फॉर्मेट रिकॉल करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट अगर देखिए, ये ऑफिशियल फॉर्मेट भी आपको बता दे रहा हूं मैं। ये ऑफिशियल फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही है। आपको एक कंपनी का डेटा आएगा, दूसरे कंपनी का डेटा आएगा, प्रोफार्मा एडजस्टमेंट आएंगे, सबको कंबाइन करके प्रोफार्मा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे। ठीक है, बस वो रिकॉल करो। आपको सबसे पहले आपको कॉलम दिखेंगे फ्लिपकार्ट का और मिंत्रा का। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है आइडेंटिफाई करना सोर्स फ्रॉम वेयर वी कैन गेट अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जहां से पहले आइडेंटिफाई करने के बाद में एक्सट्रैक्ट करना, इंफॉर्मेशन वहां से लाना और इंक्लूड करना प्रोफार्मा में, पहली बात। दूसरा, ये कॉलम्स के बाजू में क्या होता है? एडजस्टमेंट। दूसरा है डिटरमाइन करना कि क्या प्रोफार्मा एडजस्टमेंट्स होंगे, गैप या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एडजस्टमेंट्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन के एडजस्टमेंट्स क्या होंगे, एक्विजिशन एडजस्टमेंट्स बोलते हैं और ऑफरिंग एडजस्टमेंट क्या होंगे, ये डिटरमाइन करना, उसका इफेक्ट देना। फिर तीसरा, इन सबको कंबाइन करना और प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, और बनाने के बाद प्रॉपर प्रेजेंटेशन, पूरे लाइन आइटम सही होने चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स देना जहां पे पूरी कहानी समझाई जाती है कि कैसा इवेंट ट्रांजैक्शन था जिसकी वजह से बनाया जा रहा है, कौन से गैप एडजस्टमेंट्स को समझाया जाता है, एक्विजिशन एडजस्टमेंट्स को समझाया जाता है, ऑफरिंग एडजस्टमेंट्स को समझाया जाता है, उसके नोट्स डिस्क्लोजर बनाना, ये जिम्मेदारी है। देखो एक लॉजिकल फ्लो बेटा, क्या रटना है इसको? पहले आइडेंटिफाई द सोर्स, एक्सट्रैक्ट द सोर्स, देन डिटरमाइन द एडजस्टमेंट्स, कंबाइन देम, देन सी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। एक लॉजिकल फ्लो है बेटा। प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी भाई, कोई कंपाइलेशन करना हमारी जिम्मेदारी नहीं, इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जिम्मेदारी दो चीजें करना जो ऑब्जेक्टिव में बोला था, एक रीजनेबल अश्योरेंस से ओपिनियन फ्रेम करना और उसको रिपोर्ट में स्पेसिफाई करना।
क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है? 5 स्टेप इन्वॉल्व है। पहले आराम से बैठ के सोचना पड़ता है असाइनमेंट एक्सेप्ट करे या ना करे। फिर प्लान ऑन परफॉर्म करना पड़ता है, ये एग्जामिनेशन। फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड ऑब्टेन करना पड़ता है, ओपन फॉर्म करना पड़ता है, रिपोर्ट देनी पड़ती है। बिल्कुल ऑडिट में जैसे होता है वैसे ही है। स्टेप नंबर 1 एक्सेप्टेंस। वही 2 प्री कंडीशंस है जैसे आपके ऐसे 210 में होती है। नंबर 1 हमको एग्रीमेंट में रिस्पॉन्सिबल पार्टी के मैनेजमेंट से लिखकर चाहिए कि प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपाइल करना उनकी जिम्मेदारी है और उसको एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया, और उसके लिए जो भी प्रोसीजर या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगेगा कंपाइलेशन के लिए, उसको एस्टैब्लिश करके इंप्लीमेंट करना भी उनकी जिम्मेदारी है। ये करने के बाद एक्सेस देना ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग प्रो फार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हमको प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन विच में रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द असाइनमेंट वो बना कर देना, एंड गिव एक्सेस टू ऑल द इंडिविजुअल्स जो इन्वॉल्व है फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। ये बेटा हम 210 में भी सेम पढ़ते हैं, अग्रीमेंट में सब लिख कर दो। दूसरा एक्सेप्टेबिलिटी सुटेबिलिटी ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया, क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल सुटेबल होना चाहिए। इसके अलावा ये बेसिक पॉइंट्स ऐसे 210 में भी आते हैं, यहां पर भी आ रहे एक्सेप्टेंस के। मैंने बोला इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑडिट ही है। 4 और बातें एमएनसी करके शॉर्टकट है। एम देखना चाहिए कि जो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है अक्वायरिंग कंपनी और एक्वायरी कंपनी की, कभी नहीं कभी जब डीमर्जर होता है तो डाइवेस्टी कंपनी भी बोलते हैं। तो आप अक्वायरिंग कंपनी, एक्वायरी कंपनी, डाइवेस्टी कंपनी के अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसकी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ो। इज इट मॉडिफाइड और हैविंग ईएमपी ओएमपी? इफ यस, go and study law whether law prohibits preparation of pro forma financial statement। देखो मना नहीं है, आप देखो लॉ में प्रोहिबिशन है क्या। अगर प्रोहिबिशन है तो फिर हम असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एम स्टैंड फॉर मॉडिफिकेशन, एम स्टैंड फॉर मिसलीडिंग। आप प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट, प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप पूरी तरीके से देखिए, कहीं पे मिसलीडिंग तो नहीं है। उसके टाइटल में अगर सिर्फ फ्लिपकार्ट का टाइटल में अगर नॉर्मल फ्लिपकार्ट का नाम लिखा है, नॉर्मल बैलेंस शीट पीएनएल, कहीं लोग इसको रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना समझ ले। टाइटल तो मिसलीडिंग नहीं है, कॉलम गायब हो गए, फ्लिपकार्ट मिंत्रा के कॉलम सीधा एक ही कॉलम आ गया। टाइटल तो मिसलीडिंग नहीं है, कॉलम तो मिसलीडिंग नहीं है, आपके हेडिंग्स तो मिसलीडिंग नहीं है, नोट्स टू अकाउंट्स तो मिसलीडिंग नहीं है। वो एक बार चेक करना पड़ेगा, मिसलीडिंग तो नहीं है। एन स्टैंड फॉर अगर ये सोर्स जो सोर्स अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनका ऑडिट ही नहीं हुआ, वापस ऑडिट ही नहीं हुआ, रिव्यू भी नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं कि असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऑडिटर के पास में शुड ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी इनकी अकाउंटिंग कैसे हुई और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को हमको समझना पड़ेगा कि भाई ये भरोसेमंद है क्या। ठीक है, वापस मना नहीं है, मॉडिफाइड है तो मना नहीं है। देखो लॉ क्या बोलता है, ऑडिट नहीं हो तो मना नहीं है, जाकर देखो कि इनका अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसा लग रहा है। एमएनसीसी स्टैंड फॉर भाई कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी के मेरे टीम के पास, नॉलेज और स्किल्स है क्या मेरे टीम के पास, कैपेबिलिटी है क्या। ठीक है, मतलब टाइम टीम इक्विपमेंट है क्या। तो 210 के 2 पॉइंट और ये 4 पॉइंट कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मटेरियल लेवल तय करो। Just like in audit, we decide the maturity level and we follow it for the examination of pro forma financial statement. Understand the process of compiling pro forma financial statement. Process को समझो. Is it manual? Is it automated? Is it Excel based? Is it paper based? Who is involved? कौन कर रहा है इसको, कौन प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, वो समझो। फिर वापस फॉर्मेट को इमेजिन करके सबसे पहले फोकस करो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल। अंडरस्टैंड सोर्स। सोर्स क्या है अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये जो डेटा आ रहा है कहां से आ रहा है, वेदर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड और रिव्यूड, वेदर दे आर नॉट ऑडिटेड और रिव्यूड। ठीक है, फिर ऑब्टेन एविडेंस, एविडेंस ऑब्टेन करिए। अगर ऑडिटेड होंगे तो ऑब्टेन ऑडिटेड और रिव्यूड ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड चेक बराबर है क्या। अगर ऑडिटेड रिव्यूड नहीं होंगे तो गो एंड ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। एविडेंस ऑब्टेन करो, ऑडिटेड है तो उसका, नॉट ऑडिटेड है तो उसका। तीसरा आपको देखना है कि भाई एक्सट्रैक्शन करके जो इंक्लूड करना होता है प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर है। अंडरस्टैंड द सोर्स, ऑब्टेन एविडेंस अबाउट द सोर्स एंड एक्सट्रैक्ट द सोर्स एंड इंक्लूड इट। बहुत सिंपल। फिर प्रोफार्मा एडजस्टमेंट आप बताइए। नंबर 1 आपके कंसिस्टेंसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एडजस्टमेंट, गैप एडजस्टमेंट बताइए। गैप अलग अलग होता है उसके एडजस्टमेंट,
हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के एडजस्टमेंट आते हैं। फिर आप बताइए सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन के एडजस्टमेंट में 2 आते हैं। एक्विजिशन रिलेटेड एडजस्टमेंट, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन बैलेंस का नॉक ऑफ। फिर ऑफरिंग एडजस्टमेंट, आपके बिकॉज ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, लोन, उसके करस्पॉन्डिंग डिविडेंड, इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट्स अप्रोप्रिएट लग रहे हैं क्या, वो चेक करो। देन फाइनली प्रेजेंटेशन, टाइटल्स, कॉलम हेडिंग्स, लाइन हेडिंग्स, प्रेजेंटेशन बराबर लग रहा है, मिसलीडिंग तो नहीं है। डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट, पूरी कहानी समझाई है ना, सारे एडजस्टमेंट समझाए ना। रीड अदर इंफॉर्मेशन गिवन इन प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में जो बाकी जानकारी वो भी एक बार रीड कर लो। इतना ही प्लानिंग और परफॉर्म करना है। हमको जाकर जो सोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनका डिटेल में ऑडिट नहीं करना है। वी आर नॉट सपोज टू डू दैट ऑडिट, ठीक है। वो ऑडिट तो एसएस के हिसाब से होता है, वो हमको नहीं करना है। हमको सिर्फ प्रोफार्मा कैसे बना है वो चेक करना है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करो कि भाई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है थी और उन्होंने उसको बनाया प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया, और सारे एडजस्टमेंट्स प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करके एडजस्ट किए, ऑडिटर को पूरी इंफॉर्मेशन दी। भाई तुमने तुम्हारा काम बराबर किया, लिख कर दो ओपिनियन। अगर सब बराबर है तो प्लीज डोंट यूज ट्रू एंड फेयर व्यू, नो नो नो, बस इतना बोलेंगे कि भाई वेदर प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, इज कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया। एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया बनाया ना, बस इतना बताएंगे, ट्रू एंड फेयर बोलने की जरूरत नहीं। मॉडिफाइड, अगर लॉ अगर ऐसा लगता है कि यार बराबर नहीं बने तो आप देखो वेदर लॉ प्रोहिबिट्स सर्कुलेशन इंक्लूजन ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या लॉ बोलता है नहीं नहीं यार पहले ही तो हाइपोथेटिकल चीज बना रहे, वो भी गलत बना रहे। इफ लॉ प्रोहिबिट सर्कुलेशन इंक्लूजन ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, फिर इन्फो मैनेजमेंट को बोलो देखो मॉडिफाइड ओपिनियन देना अलाउड नहीं लॉ के हिसाब से, मैं विड्रॉ कर रहा हूं, मैं ओपिनियन तो दे नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, विड्रॉ करूंगा या फिर लीगल एडवाइस ले लो। अगर लॉ प्रोहिबिट नहीं करता तो फिर आप मॉडिफाइड ओपिनियन दीजिए विथ रीजंस। ईएमपी ओएमपी जैसे इंक्लूड करना है कर लो। रिपोर्टिंग के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो टाइटल इंडिपेंडेंट अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एड्रेस अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इंट्रोडक्शन में आइडेंटिफाई करेंगे हमने एग्जामिन किया प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो सो एंड सो क्राइटेरिया के हिसाब से बने हैं। इसको बनाने के लिए जो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ये कंपनी के थे, उसका ऑडिट रिव्यू हुआ कि नहीं हुआ और कब हुआ वो बता दो। तो पहले आप आइडेंटिफाई करो किस चीज का एग्जामिनेशन कर रहे हो और वो किससे बना हुआ है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपाइल करना एज पर प्रॉपर एप्लीकेबल क्राइटेरिया। प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी है प्लान एंड परफॉर्म करना एज पर एसई 3420। ऑब्जेक्टिव हमारा रीजनेबल एश्योरेंस से ओपिनियन देना है कि बराबर बना कि नहीं एज पर क्राइटेरिया, और रिपोर्ट बनाकर देना है। प्रोसीजर शॉर्ट में समझा दो। स्टेप नंबर 3 कि पहले पहले मटेरियलिटी निकालो, फिर प्रोसेस को समझो, फिर सोर्स के बारे में बात करो, फिर एडजस्टमेंट के बारे में बात करो, ठीक है, फिर कंबाइन बराबर किया क्या उसके बारे में बात करो, और आखिरी में अदर इंफॉर्मेशन शॉर्ट में समझा दो, पूछा दो। ओपिनियन देना पड़ेगा कि वेदर प्रोफार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये बराबर इन मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर क्राइटेरिया, या फिर अगर क्राइटेरिया को डिटेल में समझा है नोट्स टू अकाउंट्स में, वेदर इट इज एज पर स्टेटेड बेसिस। बेसिस मतलब किस तरीके से आपने बनाया, मतलब क्राइटेरिया गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई सबको बता दे हमने जो सोर्स अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका ऑडिट रिव्यू नहीं किया है, उसके ऊपर रिपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी, हमने उसका ऑडिट रिव्यू नहीं किया है, उस पर रिपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। या फिर उसके ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसको अपडेट करना भी हमारी जिम्मेदारी है ना, उसको हमने चेक किया ना उस पर रिपोर्ट देना जिम्मेदारी में आता है, ना उसकी रिपोर्ट को अपडेट करना जिम्मेदारी में आता है। इसको अश्योरेंस मत समझ लीजिए कि प्रोफार्मा में जैसा लिखा है वैसा अगला साल होगा ही होगा। इट इज बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल अजम्पशन ओनली फॉर इलस्ट्रेशन। भाई ना ना हमने उसके अंदर के जो 2 कॉलम्स है फ्लिपकार्ट मिंत्रा उसका ऑडिट किया है, और ना हम बोल रहे हैं ऐसा होने ही होने वाला है। ये तो ऐसे भी हाइपोथेटिकल है भाई। हम सिर्फ बता रहे क्राइटेरिया के हिसाब से बराबर बने, सिग्नेचर डेट प्लेस यू डिड, दैट्स इट।